देखते हैं साइंस के एनसीईआरटी क्लास 8 के 11 चैप्टर है। चैप्टर के नाम है बल तथा दाब। तो क्लास 7 में आप सीख चुके हैं कि वस्तुएं गति कैसे करती है, और क्या आप ये बता सकते हैं कि हम कैसे निश्चित करते हैं कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु से अधिक तेजी से गति करती है, और किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी क्या सूचित करती है। आप यह भी जानते हैं कि जमीन पर ढुलकती हुई गेंद जैसे कोई गतिशील वस्तु धीमी हो जाती है। कभी कभी यह अपनी गति की दिशा भी बदल सकती है, और यह भी संभव है कि गेंद धीमी हो जाए तथा अपनी दिशा भी बदल ले। क्या आपने कभी सोचा है कि गतिशील वस्तु धीमी या तेज कैसे हो जाती है, अथवा अपनी गति की दिशा कैसे बदल लेती है। आइए हमें अपने प्रतिदिन के कुछ अनुभवों को स्मरण करें। और किसी फुटबॉल को गतिशील करने के लिए क्या करते हैं, किसी गतिशील गेंद को और अधिक तेजी से चलने के लिए आप क्या करते हैं। और एक गोली के गेंद यानी गोला रक्षक गेंद को किस प्रकार रुकता है। और हॉकी का खिलाड़ी हॉकी से प्रहार करके किसी गतिशील गेंद की दिशा बदल देता है। क्षेत्र रक्षक बल्लेबाज द्वार हिट की गई गेंद को कैसे रोकते हैं। और जैसे चित्र 11.1 में दिखाया गया है, और इन सभी स्थितियों में गेंद की गति को तेज या धीमी कर दिया जाता है, अथवा इसकी गति की दिशा को बदल दिया जाता है। हम प्रायः कहते हैं कि जब किसी गेंद को धक्का देते हैं, फेंकते हैं, ठोकर मारते हैं या प्रहार करते हैं तो उस पर बल लगाया जाता है। क्या बल क्या है, जिन वस्तुओं पर यह लगाया जाता है उन पर क्या प्रभाव डालता है। और इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ प्रश्नों का उत्तर खोजेंगे। देखते हैं बल अपकर्षण या अभिकर्षण देखते हैं। उठना, खेलना, कूदना, बंद करना, ठोकर मारना, हिट करना, प्रहार करना, धक्का देना, खींचना आदि ऐसी क्रियाएं हैं जो प्रायः कुछ कार्यों का वर्णन करने के लिए प्रयोग की जाती है। इनमें से प्रत्येक कार्य प्रायः वस्तु की गति में किसी प्रकार का परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। क्या इन शब्दों की जगह या एक या अधिक अन्य शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। आइए ज्ञात करते हैं। यहाँ कुछ क्रियाकलाप दिया गया है। जैसे 11.1 में दिखाया गया है कि वस्तुओं की गति को सुपरिचित स्थिति के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, और इनमें से कुछ ऐसे हैं जो ऐसे ही हैं और अधिक स्थितियों को जोड़ सकते हैं, और इन उदाहरणों से कुछ और भी बदल सकते हैं। प्रत्येक दिशा के कार्य को धक्का देने अथवा खींचने के रूप को पहचानिए तथा अनुसारणी में हम लिख भी सकते हैं। जैसे मेज पर रखी पुस्तक को गतिशील बनाना, दरवाजे को खोलना या बंद करना, कुएं में से पानी की बाल्टी खींचना, फुटबॉल के खिलाड़ी को पेनल्टी किक लेना, और एक बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद पर प्रहार करना, और लदी हुई बैलगाड़ी को चलाना, किसी मेज की दराज को खोलना। ये सब कौन सी गति है। देखते हैं क्या आपने ध्यान दिया है कि इनमें से प्रत्येक कार्य को अभिकर्षण यानी खींचना या अपकर्षण यानी धक्का देना अथवा दोनों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और क्या हम इससे यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना यानी अपकर्षित करना या खींचना यानी अभिकर्षित करना पड़ता है। विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के यानी अभिकर्षण या खिंचाव अपकर्षण को बल कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि वस्तुओं को दी गई गति बल लगने के कारण होती है। अब वस्तु पर बल कब लगता है, आइए ज्ञात करते हैं। पहली कहती है, मैंने क्लास 6 में पढ़ा कि चुंबक एक लोहे के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या आकर्षण भी इस खिंचाव यानी अभिकर्षण है। किसी चुंबक के दो समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण के बारे में आप क्या सोचते हैं। यह खिंचाव यानी अभिकर्षण है या धक्का यानी अपकर्षण है। देखते हैं बल अनुक्रिया के कारण लगते हैं। तो मान लीजिए कि कोई आदमी स्थिर कार्य के पीछे खड़ा है, जैसे चित्र में यहाँ दर्शाया गया है, और क्या उसी की उपस्थिति के कारण कार गति में आएगी। मान लीजिए कि अब आदमी कार को धक्का लगाना प्रारंभ करता है, और उसके बाद अर्थात वह इस पर बल लगाता है। कार लगाए गए बल की दिशा में गति करना प्रारंभ कर सकती है। ध्यान दीजिए कि कार की गति ही देने के लिए आदमी को इससे धक्का लगाते रहना होगा। और जैसे चित्र 13.3 में
3 स्थितियाँ दर्शाई है कि इनमें से संभव है कि आप परिचित होंगे। क्या आप बता सकते हैं कि इन स्थितियों में कौन खींच रहा है और कौन धक्का दे रहा है? जैसे चित्र 13.3 के ए में दोनों लड़कियां एक दूसरे को धक्का देती हुई प्रतीत होती हैं, जबकि चित्र 13.3 के बी में लड़कियों का युग्म एक दूसरे को खींचने का प्रयत्न कर रही है। और इसी प्रकार चित्र 13.3 के सी में गाय तथा आदमी दोनों एक दूसरे को खींचते प्रतीत होते हैं। और यहाँ पर दर्शाई गई दोनों स्थितियों में लड़कियाँ एक दूसरे पर बल लगा रही है। क्या यह बात आदमी तथा गाय पर भी लागू होती है? इन उदाहरणों से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बल लगने के लिए कम से कम 2 वस्तुओं से अनुक्रिया होनी आवश्यक है और इस प्रकार 2 वस्तुओं के बीच अनुक्रिया के कारण उनके बीच बल लगता है। देखते हैं बलों की खोजबीन। आइए बलों के बारे में कुछ अधिक सीखने का प्रयत्न करें। क्रियाकलाप देखें। कोई भारी वस्तु जैसे मेज या संदूक लीजिए, जिसे आप जोर से धकेलने पर ही गति में ला सकते हैं। इसे अकेले ढकने का प्रयत्न कीजिए और क्या आप इसे खिसका सकते हैं? और आप अपने किसी मित्र से कहिए कि बक्से को उसी दिशा में ढकने में आपकी सहायता करें, जैसे चित्र 11.4 के ए में दर्शाया गया है। और क्या आपको खिसकाने में आसान होगा और आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है? अब उसी वस्तु को फिर से ढकेलिए, लेकिन इस बार मित्र से कहिए कि वह इसे विपरीत दिशा में ढकेले, जैसे चित्र 13.4 के बी में दिखाया गया है। और क्या वस्तु गतिमान होती है? यदि यह गति में आती है तो इसकी गति की दिशा को नोट कीजिए। और क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि आप में से कौन अधिक बल लगा रहा है? 13.4 में 2 चित्रों के एक भारी वस्तु के यहाँ दिखाया गया ए बी, जो हम अभी देखें। उसके बाद देखते हैं क्या आपने कभी रस्साकसी का खेल देखा है? इस खेल में 2 टोलियाँ एक रस्सी को विपरीत दिशा में खींचती हैं और दोनों टोलियों का सदस्य रस्से को अपनी दिशा में खींचने का प्रयत्न करते हैं। कभी कभी यहाँ चित्र में दिखाए गए, कभी कभी रस्सा बिल्कुल नहीं खिसकता। यह चित्र 13.3 के बी में दर्शाई गई स्थिति के समान नहीं है। और जो टोली अधिक जोर से खींचती है अर्थात अधिक बल लगाती है, अतः अंत में वही खेल में विजयी होता है। ये उदाहरण बल के बारे में क्या सुझाती है? किसी वस्तु एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं। अब स्मरण कीजिए कि क्रियाकलाप 11.2 में जब आप तथा आपके मित्र ने भारी संदूक को एक ही दिशा में ढकेला था तो क्या हुआ था? यदि किसी वस्तु पर 2 बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो इस पर लगने वाला कुल बल दोनों बलों के अंतर में बराबर होता है। क्रियाकलाप 11.2 में जब आप दोनों भारी संदूकों को विपरीत दिशा में ढकेल रहे थे तो आपने क्या देखा? स्मरण कीजिए कि रस्सीकसी के खेल में जब दोनों टोलियां रस्से पर बराबर बल लगा कर खींचती है तो रस्सा किसी भी दिशा में नहीं जाती। इस प्रकार हमने सीखा कि एक बल दूसरे से बड़ा छोटा या बराबर हो सकता है। बल की प्रबलता प्रायः इसके परिणाम में से मापी जाती है। बल के बारे में बताते समय हमें उस दिशा का उल्लेख करना भी आवश्यक है जिसमें बल कार्य करता है। आप यह भी याद रखिए कि यदि लगाए गए बल की दिशा का परिणाम में परिवर्तन हो जाए तो इसका प्रभाव भी बदल जाता है। पहेली कहती है, क्या इसका अर्थ यह है कि यदि किसी वस्तु पर विपरीत दिशाओं में लगने वाले बल बराबर हैं तो उस पर लगने वाला नेट बल 0 होगा? सामान्य रूप से किसी वस्तु पर एक से अधिक बल लगे बल हो सकते हैं, तथापि वस्तु पर इनका प्रभाव नेट बल के कारण ही होता है। देखते हैं बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। आइए अब ज्ञात करें कि जब किसी वस्तु पर बल लगाता है तो क्या होता है। क्रियाकलाप से देखें। रबर की एक गेंद लीजिए तथा इसे किसी समतल सतह जैसे मेज पर या कंक्रीट के फर्श पर रखिए और अब गेंद को धीरे से समतल सतह पर धक्का दीजिए।
दीजिए और क्या गेंद गति में आ जाती है। गतिशील गेंद को फिर से धक्का दीजिए, क्या इसका चाल में परिवर्तन आता है, यह बढ़ती है या घटती है। अब अपनी हथेली को गतिशील गेंद के सामने रखिए और जैसे ही गतिशील गेंद इसे स्पर्श करे हथेली को हटा दीजिए और क्या आपकी हथेली गेंद पर कोई बल लगती है। गेंद की चाल पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, क्या यह बढ़ती है या घटती है। यदि आप गतिशील गेंद को अपनी हथेली से रोक ले तो क्या होगा। आप इस प्रकार की अन्य स्थितियों का विचार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए पेनल्टी किक लेते समय खिलाड़ी गेंद पर बल लगाता है। किक लगने से पहले गेंद विराम अवस्था में थी, अतः इसकी चाल शून्य थी। लगाए गए बल ने गेंद को गोल की ओर गति प्रदान की है। मान लीजिए कि गोल बचाने के लिए गेंद पर झपटता या उछलता है। इस क्रिया द्वारा गोली गतिशील गेंद पर बल लगाने का प्रयत्न करता है। इसके द्वारा लगाया गया बल गेंद को रोक सकता है या विक्षेपित कर सकता है। आप रोक सकता है और गोल होने से बचा सकता है। यदि गोल गेंद को रोकने में सफल हो जाए तो इसकी चाल शून्य हो जाती है। यह परीक्षण सुझाती है कि किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा उसकी चाल बदलती जा सकती है। यदि लगाया गया बल गति की दिशा में है तो वस्तु की चाल बढ़ जाती है। यदि बल वस्तु की गति की दिशा में विपरीत दिशा में लगाए गए जाए तो वस्तु की चाल कम हो सकती है। मुझे कहता है, मैंने बच्चों को एक दूसरे से रबर के टायर या किसी घेरे को ढकेल कर तेज चलाने की होड़ लगाते देखा है, जैसे चित्र में दिया गया है। अब मैं समझा कि धक्का देने पर टायर की चाल क्यों बढ़ जाती है। पहली यह जानने की उत्सुक है कि क्या बल लगने से केवल वस्तु की चाल ही परिवर्तित होती है। आइए ज्ञात करते हैं। क्रियाकलाप से देखें। एक गेंद लीजिए तथा इस क्रियाकलाप जैसे 13.3 की भांति किसी समतल सतह पर रखिए। गेंद को धक्का देकर और चलाइए। अब चित्र में जैसे 13.8 के बी में दर्शाए गए अनुसार इसके रस्से में एक पैमाना रखिए और ऐसा करने से आप गतिशील गेंद पर एक बल लगाएंगे और क्या पैमाने से टकराने के पश्चात गेंद उसी दिशा में गति कर सकती है। इस क्रियाकलाप को दोहराइए तथा प्रत्येक बार पैमाने को इस प्रकार रखिए कि ये गतिशील गेंद के पथ से पहले से भिन्न कोण बनाए। प्रत्येक गति स्थिति में पैमाने से टकराने के पश्चात गेंद की गति की दिशा के बारे में अपने प्रेक्षणों पर नोट कीजिए। अब कुछ और उदाहरणों का विचार करते हैं। वॉलीबॉल के खेल में खिलाड़ी प्रायः विजयी चाल बनाने के लिए गतिशील गेंद को ढकेल कर अपनी टीम के साथियों के पास पहुंचा देता है। कभी कभी जोर से प्रहार करने के गेंद को मैदान के दूसरी ओर पहुंचा दिया जाता है। क्रिकेट में बल्लेबाज बल्ले से गेंद पर बल लगाकर अपना शॉट खेलते हैं। क्या इन स्थितियों में गेंद की गति की दिशा में कोई परिवर्तन होती है। इन सभी उदाहरणों में बल लगने के कारण गतिशील गेंद की चाल तथा दिशा बदल सकती है। क्या आप इस प्रकार के कुछ और उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। किस वस्तु की चाल अथवा उसकी गति की दिशा अथवा दोनों में होने वाली परिवर्तनों की उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन द्वारा व्यक्त किया जाता है। अतः बल द्वारा किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। गति की अवस्था किसी वस्तु की गति की अवस्था का वर्णन उसकी चाल तथा गति की दिशा से किया जाता है। विराम अवस्था को शून्य चाल की अवस्था मान लिया जाता है। कोई वस्तु विराम अवस्था में अथवा गतिशील में हो सकती है। दोनों ही इसकी गति की अवस्थाएं हैं। क्या इसका यह अर्थ है कि बल लगने पर सदैव ही किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन होगा। आइए पता लगाते हैं। यह हमारा सामान्य अनुभव है कि अनेक बार बल लगने पर किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं होता। उदाहरण के लिए एक भारी संदूक आपके द्वारा अधिकतम बल लगाए जाने पर भी गति न करे। इसी प्रकार यदि आप किसी दीवार को ढकेलने का प्रयास करें तो उस पर आपको बल का कोई प्रभाव दिखाई नहीं देगा। देखते हैं बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है। यहाँ क्रियाकलाप दिया गया है और जैसे 11.2 के स्तंभ 1 में कुछ ऐसी स्थितियाँ दी गई है जिसमें वस्तु गतिशील नहीं कर सकती। सारणी के स्तंभ 2 में वे विधियाँ सुनाई गई है जिसमें प्रत्येक वस्तु पर बल लगाया जा सकता है, जबकि स्तंभ 3 इन क्रियाओं के चित्र दर्शाया गया है और जिन
जितनी स्थितियों के संभव हो बल का प्रभाव देखने का प्रयत्न कीजिए। आप अपने पर्यावरण के में उपलब्ध सामग्री का उपयोग करके इसी प्रकार के कुछ अन्य स्थितियों का भी यहाँ पर जोड़ सकते हैं। अपने प्रेक्षणों के सारणी के स्तंभ 4 तथा 5 में नोट कीजिए। देखते हैं जैसे सारणी में 11.2 के प्रेक्षणों से आप यह निष्कर्ष निकालते हैं कि जब आप अपनी हथेलियों के बीच एक गूथे हुए गुब्बारे को रख कर दबाते हैं तो क्या होता है। आप गूथे आटे की लोई को बेल कर चपाती बनाते हैं तो उसकी आकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब आप मेज पर रखी किसी रबर की गेंद को दबाते हैं तो क्या होता है। इन सभी उदाहरणों में आपने देखा कि इसकी वस्तु पर बल लगने से उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है। उपयुक्त सभी के क्रियाकलाप कर लेने के पश्चात आप समझ गए होंगे कि बल क्या है। देखते हैं बल किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति में ला सकता है, गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकता है, गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकता है, वस्तु की आकृति में परिवर्तन ला सकता है। इनमें से कुछ अथवा सभी प्रभावों को उत्पन्न कर सकता है। यह स्मरण रखना आवश्यक है कि यद्यपि बल इनमें से यही का या अधिक प्रभावों का प्रयत्न कर सकता है तथापि इनमें से कोई भी प्रभाव बगैर बल लगाए उत्पन्न नहीं हो सकता। अतः कोई वस्तु बिना बल लगाए अपने आप गति में नहीं आ सकता और अपने आप दिशा परिवर्तन नहीं कर सकती तथा अपने आप आकृति में परिवर्तन नहीं ला सकती। संपर्क बल देखें पेशीय पर। संपर्क बल में पहले पेशीय बल देखेंगे। क्या आप मेज पर रखी किसी पुस्तक को बगैर छुए ढकेल या उठा सकते हैं। क्या बगैर पकड़े पानी की किसी बाल्टी को उठा सकते हैं। सामान्यतः किसी वस्तु पर बल लगाने के लिए आपके शरीर का वस्तु के साथ संपर्क होना चाहिए। संपर्क किसी छड़ी या रस्सी की इस सहायता से भी हो सकती है। और जब हम किसी वस्तु जैसे अपने विद्यालयों के बस्ते को ढकेलते हैं या पानी के बाल्टी को उठाते हैं तो बल कहाँ से आता है। यह बल हमारे शरीर की मांसपेशियों द्वारा लगता है। हमारी मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। पेशीय बल ही हमें अपने सभी क्रियाकलाप करने के योग्य बनाते हैं। इन क्रियाकलापों में शरीर की गति तथा मोड़ना भी सम्मिलित है। क्लास 7 में आपने पढ़ा था कि पाचन के अभिक्रिया में भोजन आहार नाल से आगे की ओर ढकेल जाता है। क्या इस प्रक्रिया की पेशीय बल करता है। आप यह भी जानते हैं कि श्वसन प्रक्रिया में वायु अंदर लेने के तथा बाहर निकालते समय फेफड़े फैलने और सिकुड़ते हैं। श्वसन की अभिक्रिया को संभवतः बनाने के लिए ये पेशियाँ कहाँ स्थित हैं। हमारे शरीर में पेशियाँ द्वारा बल लगने के क्या कुछ और उदाहरण हैं आप बतला सकते हैं। पशु भी अपने शारीरिक क्रियाकलाप तथा अन्य कार्यों को करने के लिए पेशीय बल का उपयोग करते हैं। बैल घोड़े गधे तथा ऊँट जैसे पशु हमारे लिए विभिन्न कार्य करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इन कार्यों को करने के लिए वे पेशीय बल का उपयोग करते हैं जैसे चित्र में यहाँ दर्शाया गया है। क्योंकि पेशीय बल तभी लगाया जा सकता है जब पेशियाँ किसी वस्तु के संपर्क में हो, इसलिए इसे संपर्क बल भी कहते हैं। क्या अन्य प्रकार के संपर्क बल भी है। आइए उदाहरण देखें। घर्षण देखें। अपने कुछ अनुभवों का स्मरण कीजिए। फर्श पर लुढ़कने वाले गेंद धीरे धीरे धीमी हो जाती है और अंत में रुक जाती है। साइकिल चलाते समय जब हम पैडल चलाना बंद कर देते हैं तो ये भी धीरे धीरे धीमी हो जाती है और अंत में रुक जाती है। किसी कार या स्कूटर के इंजन को बंद कर देने पर वह भी कुछ समय बाद रुक जाती है। इसी प्रकार नाव भी खेना बंद कर देने पर कुछ दूर चलकर रुक जाती है। और क्या आप इस प्रकार के कुछ अन्य अनुभवों को इनमें से जोड़ सकते हैं। इन सभी स्थितियों में वस्तुओं पर कोई बल लगातार प्रतीत नहीं होता है, फिर भी इनकी चाल धीरे धीरे कम हो जाती है और अंत में ये विराम अवस्था में आ जाती है। इनकी गति की अवस्था में परिवर्तन किस कारण होता है और क्या इन पर कोई बल लग रहा होता है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि प्रत्येक दशा में बल किस दिशा में लग रहा होगा। इन सभी उदाहरणों में वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन का कारण घर्षण बल है। फर्श तथा गेंद की सतहों के बीच लगने वाला घर्षण बल ही गतिशील
गेंद को विराम अवस्था में लाता है। इसी प्रकार पानी तथा नाव की सतहों के बीच घर्षण खेना बंद करने पर नाव को रोक देता है। घर्षण बल सभी गतिशील वस्तुओं पर लगता है और इसकी दिशा सदैव गति की दिशा में विपरीत होती है, क्योंकि घर्षण बल दो सतहों के बीच संपर्क के कारण उत्पन्न होता है, इसलिए यह भी संपर्क बल का एक उदाहरण है। अब इस बल के बारे में आप अधिक जानकारी अध्याय 12 में प्राप्त करेंगे। आप यह जानते हैं कि आप यह जानने के लिए उत्सुक होंगे कि क्या यह आवश्यक है कि किसी वस्तु पर बल लगने वाला बल सदैव संपर्क बल ही हो। आइए पता लगाते हैं। और संपर्क बल भी देखते हैं। चुंबकीय बल, संपर्क बल में चुंबकीय बल देखेंगे। कुछ क्रियाकलाप देखते हैं। छड़ चुंबकों का एक युग्म लीजिए और जैसे चित्र 11.10 में दर्शाए गए अनुसार एक चुंबक को 3 गोल पेंसिलों का लकड़ी के बेलनों पर रखिए और अब दूसरे चुंबक के एक सिरे को बेलनों पर रखे चुंबक के सिरे के समीप लगाइए। ध्यान रखिए कि दोनों चुंबक एक दूसरे को संपर्क न करें। देखिए क्या होता है। और अब चुंबक के दूसरे सिरे को बेलनों पर रखे चुंबक के उसी सिरे के समीप लगाइए, जैसे चित्र में दर्शाया गया। प्रत्येक बार और नोट कीजिए कि क्या होता है जब दूसरे चुंबक को बेलनों पर रखे चुंबक के समीप लाया जाता है। क्या बेलनों पर रखा चुंबक दूसरे चुंबक को समीप लाने पर गति करने लगता है? क्या यह सदैव समीप आने वाले चुंबक की दिशा में गति करता है? ये परीक्षण क्या सुझाती है? क्या इसका अर्थ यह है कि चुंबकों के बीच कोई बल अवश्य ही कार्य करता है? क्लास 6 में आप पढ़ चुके हैं कि इन दो चुंबकों के समान ध्रुव एवं दो चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दो वस्तुओं के बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण को ही खींचने या धक्का देने वाले रूप के देखा जा सकता है। क्या चुंबकों के बीच लगने वाले बल को देखने के लिए आपको इन्हें संपर्क में लाना पड़ता है? एक चुंबक दूसरे चुंबक पर बगैर संपर्क में आए ही बल लग सकता है। चुंबक द्वारा लगाया गया बल और संपर्क बल का एक उदाहरण है। इस प्रकार चुंबक द्वारा किसी लोहे के टुकड़े पर लगाया गया बल भी असंपर्क बल है। स्थिर वैद्युत बल देखते हैं। क्रियाकलाप से देखें तो प्लास्टिक का एक स्ट्रा लीजिए और इसको लगभग 2 बराबर भागों में बांट दीजिए और धागे की सहायता से एक टुकड़े को किसी मेज के किनारे पर लटकाइए, जैसे चित्र 11.11 में दिया गया था। और अब स्ट्रा के दूसरे टुकड़े को अपने हाथ में रखिए और इसके स्वतंत्र सिरे को कागज की एक शीट से रगड़िए। स्ट्रा के रगड़ते हुए सिर को लटके हुए स्ट्रा के समीप लगाइए और सुनिश्चित कीजिए कि दोनों टुकड़े एक दूसरे को संपर्क न करें। आप क्या देखते हैं? अब लटके हुए स्ट्रा के स्वतंत्र सिरे की कागज की शीट से रगड़िए। फिर से दूसरे स्ट्रा के टुकड़े को जिसे पहले ही कागज की शीट से रगड़ा जा चुका है लटके हुए स्ट्रा के स्वतंत्र सिरे के समीप लगाइए। अब आप क्या देखते हैं? कागज की शीट से रगड़ा जाने वाला स्ट्रा स्थिर वैद्युत आवेश उपार्जित कर लेता है और ऐसा स्टार्ची आवेशित वस्तु का एक उदाहरण है। एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। वस्तुओं के संपर्क में न होने पर भी यह बल कार्य करता है, इसलिए स्थिर वैद्युत बल और संपर्क बल का एक अन्य उदाहरण है। और इसके बारे में अध्याय 15 में विद्युत आवेशों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। गुरुत्वाकर्षण बल देखते हैं। आप जानते हैं कि यदि कोई सिक्का या पेन आपके हाथ से छूट जाए तो यह धरती की ओर ही गिरता है। पेड़ से अलग होने के पश्चात पत्तियां या फल भी धरती की ओर ही गिरता है। क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? जब सिक्का आपके हाथ से पकड़ा जब आप सिक्का आपके हाथ में पकड़ा हुआ है तो यह विराम अवस्था में है और जैसे ही इसको उछाला जाता है तो यह नीचे की ओर गिरना प्रारंभ करता है। इससे स्पष्ट है कि सिक्के की गति की अवस्था में परिवर्तन होता है। और क्या इस पर बिना बल लगे ऐसा हो सकता है? यह बल कौन सा है
वस्तुएं पृथ्वी की ओर इसलिए आकर्षित होती है क्योंकि यह उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती है। इस बल को गुरुत्व बल या केवल गुरुत्व कहते हैं। यह एक आकर्षण बल है। गुरुत्व बल प्रत्येक वस्तु ऊपर लगता है और गुरुत्व बल हम सभी पर हर समय बगैर हमारी जानकारी के लगता रहता है। जैसे ही हम कोई नल खोलते हैं और पानी धरती की ओर ही बहने लगता है। गुरुत्व बल के कारण ही नदियों में पानी नीचे की ओर बहती है। गुरुत्व केवल पृथ्वी का ही गुण होते हैं। वास्तव में विश्व में सभी वस्तु चाहे वे छोटी हो या बड़ी हो एक ही दूसरे के ऊपर बल लगती है। यह गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। दाब देखते हैं। आपने क्लास 7 में पढ़ा है कि तूफान या चक्रवात के समय प्रबल पवन घर की छतों को ही उखाड़ ले जाती है। और आपने यह भी सीखा है कि पवन तथा चक्रवात वायु दाब के अंतर के कारण बनते हैं। क्या दाब तथा बल में कोई संबंध है? आइए पता लगाते हैं। किसी लकड़ी के तख्ते में एक कीले को इससे के शीर्ष में ठोकने का प्रयत्न कीजिए और क्या आप सफल हो पाते हैं? और आपकी हिल को नुकीले सिरे से ठोकने का प्रयत्न कीजिए जैसे चित्र में दर्शाया गया है। क्या आप इस बार इसे ठोक पाते हैं? सब्जियों को किसी कुंठित चाकू तथा उसके बाद एक है चाकू से काटने का प्रयास कीजिए। इसमें आसानी है। और क्या आपको ऐसा लगता है कि जिस क्षेत्रफल पर बल लगाया जाता है उदाहरण के लिए कील के नुकीले सिरे पर और वह इन कार्यों का आसान करने में एक भूमिका निभाता है। किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल जिस पर लगाया जाता है। और यहाँ पर हम केवल उन बलों का विचार करते हैं जो उस पृष्ठ के लंबवत हैं जिस पर दाब ज्ञात होता है। पहली कहती है अब मेरी समझ में आ गया कि कुलियों को जब भारी बोझ उठाना होता है तो वे अपने सिर पर एक कपड़े को गोल लपेट कर क्यों रखते हैं और इस प्रकार वे शरीर में से बोझ के संपर्क क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं और अंततः उनके शरीर पर लगने वाला दाब कम हो जाता है और वे बोझ को आसानी से उठा लेते हैं। ध्यान दीजिए कि उपर्युक्त व्यंजक में क्षेत्रफल हर में है और इसलिए यदि बल बराबर हो तो पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना कम होगा उस पर दाब उतना ही अधिक होगा। कील के नुकीले सिर का क्षेत्रफल उसके शीर्ष की अपेक्षा बहुत कम है। इसलिए यही बल कील के नुकीले सिरे को लकड़ी के तख्ते में ठोकने के लिए पर्याप्त बल उत्पन्न कर देता है। और क्या आप यह बता सकते हैं कि कंधे पर लटकाने वाले थैली में चौड़ी पट्टी क्यों लगाई जाती है और इन थैलियों में बारीक पट्टी क्यों नहीं लगाई जाती? और काटने तथा सुखाने वाले औजारों के किनारे सदैव तिरछा क्यों होता है? क्या द्रवों तथा गैसों द्वारा भी दाब लगता है? क्या यह भी उस क्षेत्रफल पर निर्भर करता है जिस पर बल कार्य करते हैं? आइए ज्ञात करते हैं। द्रवों तथा गैसों द्वारा लगाया गया बल क्रियाकलाप से देखते हैं। पारदर्शी कांच की एक नली अथवा प्लास्टिक का एक पाइप लीजिए। पाइप या नली की लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर तथा इसका व्यास लगभग 5 से 7.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और एक अच्छी पतली रबर की सीट भी लीजिए। अब गुब्बारे की रबर का प्रयोग कर सकते हैं। पाइप के एक सिरे पर रबर की सीट को तान कर बांध दीजिए। पाइप को ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखते हुए बीच में रखिए जैसे 11.14 में दिया गया था और अपने किसी मित्र से पाइप में कुछ पानी उड़े लेने के लिए कहिए। और क्या रबर की सीट बाहर की ओर फूल जाती है? पाइप में पानी के स्तंभ की ऊंचाई को नोट कीजिए और पाइप में कुछ पानी और उड़े लिए और रबर सीट के फुलाव तथा पाइप में पानी का स्तंभ की ऊंचाई को पुनः नोट कीजिए और इस प्रक्रिया को कुछ बार दोहराइए। और क्या आप रबर सीट के फुलाव तथा पानी में पाइप में पानी के स्तंभ की ऊंचाई में कुछ संबंध देख पाते हैं? तो यहाँ चित्र में दिखाया गया है। फिर दूसरा क्रियाकलाप है प्लास्टिक की एक बोतल लीजिए और आप पानी या मृदु पेय के उपयोग की जा चुकी हुई कोई बोतल ले सकते हैं और जैसे चित्र में
14.15 में दर्शाए अनुसार बोतल की गेंद के 5 कुछ सेंटीमीटर लंबी कांच के एक बेलनाकार नली लगाइए और ऐसा करने के लिए कांच की नली के एक सिरे को थोड़ा सा गर्म कीजिए और फिर जल्दी से बोतल से पेंदे के समीप घुसा दीजिए और सुनिश्चित कीजिए कि जोड़ के पास से पानी ना सिरे और यदि पानी सिरता है तो उसको पिघलते मोम के समीप पर अच्छी प्रकार बंद कर दीजिए मोम से अच्छे प्रकार से बंद कर दीजिए और कांच के नली में मुंह को क्रियाकलाप 11.8 के अनुसार एक पतली रबर की सीट से बंद कीजिए और अब बोतल को पानी से आधा भरिए। आप क्या देखते हैं और इस बार कांच को नली के मुंह पर लगाई गई रबर की सीट क्यों फूल जाती है। बोतल में कुछ पानी और डालिए और क्या रबर की सीट के फुलाव में कुछ अंतर होता है। ध्यान दीजिए कि रबर की सीट को बर्तन के नीचे रखा गया है। द्रव बर्तन की दीवारों पर सामान लगाई गई सामान दाब डालते हैं और द्रव बर्तन के दीवारों पर दाब डालता है नहीं बल्कि पार्श्व में यानी दीवार में लगाया गया। क्या इस स्थिति में रबर सीट का फुलाना यह दर्शाता है कि पानी बर्तनों की दीवारों पर भी दाब डालता है। आइए इसकी और अधिक छानबीन करते हैं। क्रियाकलाप से देखें। प्लास्टिक की एक खाली बोतल अथवा एक बेलनाकार बर्तन लीजिए और आप खाली डिब्बा या प्लास्टिक की बोतल का उपयोग कर सकते हैं। बोतल में पेंदे के 5 से चारों दिशाओं में 4 सुराख कीजिए और ध्यान दीजिए कि सुराख पेंदे से समान ऊंचाई पर हो और जैसे 11.16 में दर्शाया गया है। अब बोतल को पानी से भरिए। क्या आप इसमें क्या देखते हैं और क्या सुराखों से निकल कर पानी बोतल से बराबर की ओर दूरी करता है। यह क्या दर्शाता है और क्या आप यह कह सकते हैं कि द्रव बर्तन के दीवारों पर दाब डालते हैं। क्या गैस भी दाब डालती है। क्या वे भी जिस बर्तन में रखी जाती है उसकी दीवारों पर दाब डालती है। ज्ञात करते हैं। जब आप किसी गुब्बारे को फुलाते हैं तो उसके मुंह को क्यों बंद करना पड़ता है और यदि किसी फुलाए हुए गुब्बारे को मुंह को खोल दे तो क्या होता है। मान लीजिए कि आपके पास एक ऐसा गुब्बारा है जिसमें सुराख है और क्या आप इसे फुला पाएंगे। यदि नहीं तो क्यों। क्या यह कह सकते हैं कि वायु प्रत्येक दिशा में दाब करती है। बुझो कहता है जल संभरण के लिए प्रयोग किए जाने वाले पाइपों के लिंक करते हुए जोड़ों या सुराखों से मैंने पानी के फुआरे को बाहर आते देखा है। क्या यह पानी दोबारा पाइप की दीवारों पर लगाए जाने वाले दाब के कारण नहीं है। स्मरण कीजिए कि यदि साइकिल के ट्यूब में फ्रैक्चर हो तो इसके अंदर की हवा क्या होता है या क्या ये प्रेक्षण दर्शाते हैं कि वायु किसी फुलाए हुए गुब्बारे या साइकिल के ट्यूब के अंदर की दीवारों पर दाब डालती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गैसें जिस बर्तन में रखी जाती है उसी की दीवारों पर दाब डालती है। वायुमंडलीय दाब देखते हैं। जब हम जानते हैं कि हमारे चारों ओर वायुमंडल है और वायु के इस आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडलीय वायु पृथ्वी के तल से कई किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। इस वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। हम जानते हैं कि प्रति एकांकिक क्षेत्रफल पर लगने वाले दाब को दाब कहते हैं। यदि हम एक इकाई क्षेत्रफल की कल्पना करें और उसके ऊपर वायु के भरा एक लंबा बेलन खड़ा हुआ माने इस पर बेलन में वायु पर लगने वाला गुरुत्व बल वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। लेकिन वायुमंडलीय दाब है कितना और आइए इससे के परिणाम के बारे में कुछ देखते हैं। क्रियाकलाप से देखते हैं। एक अच्छी रबर का एक सूचक लीजिए और यह रबर के एक छोटे प्याले की भांति दिखाती है जैसे चित्र में यहाँ दिखाया गया है। इसको किसी समतल चिकने पृष्ठ पर जोर से दबाइए और क्या यह पृष्ठ से चिपक जाते हैं। इसको खींच कर पृष्ठ से उठाने का प्रयत्न कीजिए। क्या आप सफल हो पाते हैं।
जब आप चूषक को दबाते हैं तो कप तथा पृष्ठ के ऊपर की अधिकांश वायु बाहर निकल जाती है और वह चूषक पर वायुमंडलीय दाब लगता है, इसलिए यह पृष्ठ के साथ चिपक जाता है। चूषक को पृष्ठ से खींचकर अलग करने के लिए लगाया गया बल इतना अधिक होना चाहिए कि यह वायुमंडलीय दाब पर अनुपार पा सके और इस क्रियाकलाप के संभवतः आपको वायुमंडलीय दाब के परिणाम का अनुमान लग गया होगा। वास्तव में यदि चूषक तथा पृष्ठ के बीच में से समस्त वायु को निकाल दिया जाए तो किसी भी मनुष्य के लिए चूषक पृष्ठ से खींचकर अलग करना संभव नहीं होगा। क्या इसके आप अनुमान लगा सकते हैं कि वायुमंडलीय दाब कितना अधिक है? बूझो कहता है, यदि मेरे सिर पर क्षेत्रफल 15 सेंटीमीटर गुणे 15 सेंटीमीटर हो तो मेरे सिर पर वायुमंडलीय दाब बल कितना लगा रही है। देखते हैं, यह एक 15 सेंटीमीटर गुणे 15 सेंटीमीटर क्षेत्रफल तथा वायुमंडल की ऊंचाई के बराबर ऊंचाई का स्तंभ में वायुमंडल के कारण लगने वाला बल लगभग 225 किलोमीटर द्रव्यमान के किसी पिंड पर लगने वाले गुरुत्व बल यानी 2250 N के बराबर होता है। जैसे चित्र में यहाँ दर्शाया गया है 11.19 में। इस गुरुत्व बल के नीचे हम दब कर चिपक क्यों नहीं जाते? इसका कारण यह है कि हमारे शरीर के अंदर का दाब भी वायुमंडलीय दाब के बराबर है और यह बाहर के दाब को संतुलित कर देता है। क्या आप जानते हैं 17वीं शताब्दी में जर्मनी के एक वैज्ञानिक ऑटो वन रेगेन ने बर्तनों के वायु बाहर निकालने के एक पंप का आविष्कार किया। इस पंप की सहायता से उन्होंने नाटकीय ढंग से वायु दाब के बल का प्रदर्शन किया। उन्होंने धातु के 2 खोखले अर्धगोल लिए जिनमें प्रत्येक का व्यास 51 सेंटीमीटर था और इस गोल को एक साथ जोड़कर उनके बीच की वायु निकाल दी और तब प्रत्येक अर्धगोल पर 8 घोड़े विपरीत दिशा में खींचकर अलग करने के लिए लगाया। उसके बाद जैसे चित्र 11.20 में दर्शाया गया, वायु दाब का बल इतना अधिक था कि इतने घोड़े की अर्धगोलों को अलग न कर पाया था। महत्वपूर्ण शब्द वायुमंडलीय दाब, संपर्क बल, स्थिर वैद्युत बल, घर्षण गुरुत्व बल, गुरुत्व चुंबकीय बल, पेशीय बल और संपर्क बल। दाब अभिकर्षण यानी खींचना, अपकर्षण यानी धक्का देना।